क्या हो गया था भैया? हम लोगों ने शायद स्टेशनरी वेव के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया गया था। ठीक, जब भी प्रोपोगेशन आपका होता है बेटा स्टेशनरी वेव की हम लोग डिस्कस करते हैं तो वहाँ पे एक आता है टर्म्स, आपने पढ़ा होगा, अभी आगे भी हम लोग स्ट्रिंग और क्या एयर कॉलम की बात करेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे नोड एंड एंटी नोड। एक टर्म आता है, कल कहा था, लिखा दिया गया था, जरा बोल दो। स्टेशनरी वेव में क्या लिखा था, डिफाइन क्या था, क्या है? बाउंडेड मीडियम में नहीं कुछ कॉपी लाया बेटा, आप थे परसों? बाउंड्री इनसाइड द रिफ्लेक्टेड वेव इंटीग्रेटेड। ठीक, वहीं पे 2 पॉइंट है, 2 क्वेश्चन कर लो, बहुत ज्यादा उस पर पुटअप नहीं है, फिलहाल थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन के लिए कर लीजिए। जैसे हम लोग जब भी वेव का प्रोपोगेशन होता है बेटा, अगर 2 वेव क्या कर रहे हैं, साथ साथ प्रोपोगेट हो रहे हैं तो वहाँ पे एक आता है सुपरपोजिशन की कंडीशन। ठीक, तो जो वेव्स आपके होंगे, अगर 2 वेव हैं वो सुपर इम्पोज हो रहे हैं तो उस केस में नेट डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू, जैसे पीछे भी हम लोगों ने y = y1 + y2 करके वहां से फाइंड आउट किया था, ऐसे आप यहाँ से भी फाइंड आउट करते हैं। तो वहां पे चूंकि उस पर पुटअप होता तो आपको थोड़ा डिटेल कर दिया गया था। यहाँ पे शार्ट में आप ऐसे लिख लीजिए, अगर प्रोपोगेशन हो रहा है बेटा, जैसे जो हमारा बाउंडेड मीडियम है, एक रिजिड होता है, दूसरा क्या होता है, फ्री होता है। तो अगर रिजिड से होगा, रिफ्लेक्ट बैक होगा, तब वहां पे डिस्प्लेसमेंट के लिए क्वेश्चन क्या होगा, और जब फ्री मीडियम से आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वहां पे क्या कंडीशन होगी। तो उन चीजों के लिए थोड़ा सा 2 पॉइंट लिख लीजिए, उसके बाद फिर आपको क्या नोड एंटी नोड क्या होंगे वो अब बात करते हैं। ठीक, तो लिखिएगा, क्या लिखा था बेटा, वहां तक लिख लिया था, स्टेटमेंट लिख लिया था ना, लिखिएगा। देखिए, द डिस्प्लेसमेंट the displacement of stationary wave, displacement of stationary wave when it is reflected from a free boundary, from a free boundary is given by question लिखिएगा, y = 2a cos kx into sin omega t, y = 2a cos kx into sin omega into t। ये जब है बेटा, जब आपका फ्री एंड से वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, कहाँ से बेटा, फ्री एंड से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो y = 2a cos kx into sin omega t। एक क्वेश्चन हम लोग तब लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, ये नेट डिस्प्लेसमेंट है बेटा, नेट डिस्प्लेसमेंट जो आपका है, जब आपका क्या हो रहा है, फ्री एंड से रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है तब क्या होगा, तो यहाँ से लेते 2a cos kx into sin omega t। ठीक, और यही चीज जब हमारा रिजिड एंड से आपका क्या करेगा, वो रिफ्लेक्ट बैक होगा स्टेशनरी वेव, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन जो होगा लिख लीजिएगा। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, इफ रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस from rigid end, then equation of stationary wave from rigid end, reflection takes place from rigid end, then equation of stationary waves will be given by, लिखिए, उसमें लिखा था y = 2a cos kx sin omega t। यहाँ पे होगा जब रिजिड से होगा तो फेज हमारा बदल जाता, साइन वाला cos, cos वाला साइन हो जाएगा,
90 का डिफरेंस आएगा ना फेज से ओवर, ठीक। तो उस केस में लिखिएगा y इक्वल टू 2a साइन kx इंटू कॉस ओमेगा टी। यहाँ पे हो जाएगा ये, अगर रिजिड एंड से हम लोग बात करते हैं बेटा, किससे, अगर रिजिड एंड से आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है तो उस कंडीशन में y की वैल्यू आएगा 2a साइन kx इंटू कॉस ओमेगा टी। तो ये रिफ्लेक्टेड वेव आपका, ठीक है, जो रिजिड आपका क्या होगा, यानी कि स्टेसिव वेव का प्रोपोगेशन हो रहा है, अगर रिजिड एंड से आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है तब कंडीशन बनेगा y इक्वल टू 2a साइन kx, लिख जाएंगे ना, cos ओमेगा टी। और अगर आपका फ्री एंड से होता है 2a cos kx इंटू साइन ओमेगा टी। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं वो होता है, तो आप फिलहाल इक्वेशन थोड़ा सा जानते रहिए, इनकेस कहीं अगर इक्वेशन रिलेट करता है तो याद रखिएगा। हो जाएगा, चलिए नीचे लिख लीजिएगा थोड़ा सा, अभी आगे बीच का हम डिटेल में करेंगे बेटा। आप खड़े हो जाओ बेटा, 2 दिन आए थे फिर गायब कहाँ हो गए थे? नहीं, कल भी या परसों भी नहीं थे, नरसों भी नहीं थे। नहीं, पढ़ना है तो रेगुलर आइए, तभी कुछ सीख पाएंगे, नहीं तो ऐसे तो एक दिन आएंगे 2 दिन गायब रहेंगे तो फिर वो आपका भी डिस्टर्बेंस और हम लोग को भी थोड़ा सा, अब ये चीज़ें बहुत एक्सेप्ट नहीं हो पाती हैं। आइए तो रेगुलर आइए, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है ना। हाँ बैठिए, इसे सिस्टम गवर्नमेंट चला रही है आप ही सबके लिए, बट वो प्राइमरी पाठशाला ना हो जाए कि सर जी को घर बुलाने जाना पड़े, है ना, ठीक। हाँ, तो वो चीज़ें नहीं हो पाती इस लेवल पे। चलिए देखेंगे, अब टर्म्स थोड़ा सा पढ़ लीजिए बेटा। नोड, अब समझ लीजिए, देखो एक टर्म आता है नोड और एक एंटी नोड। अपने जब स्टेसिव वेव का प्रोपोगेशन होता है बेटा, बराबर नहीं बना, रुक जाओ यार, ठीक, तो बहुत ठीक कर दिया है यार किसी ने। मान लो यहीं तक ले लेते, कोई बात नहीं है। देखो ये जो वेव है ट्रांसमिट हो रही है, जहां पे इनके एम्पलीट्यूड 0 होते हैं, इसी को हम लोग टर्म देते हैं बेटा नोड। क्या बोलेंगे? नोड, यानी कि मिनिमम या कह लो जीरो डिस्प्लेसमेंट जो पॉइंट आपका होगा उसी को हम लोग कह लेते हैं नोड। और मैक्सिमम जहां डिस्प्लेसमेंट होता है उसे कह लेते हैं क्या? एंटी नोड। नोड, एंटी नोड, ठीक। जहां मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसे कह लेते हैं एंटी नोड, और जहां पे मिनिमम होता है उसे नोड कहते हैं, ठीक। दो नोड या दो हमारे एंटी नोड के बीच का जो सेपरेशन होता है वो λ/2 के बराबर होता है। जैसे अगर आपने नोड की बात किया, इस नोड से लेके इस एंटी नोड से लेके इस एंटी नोड के बीच का सेपरेशन लेंगे तो भी λ/2, कितना? λ/2। और अगर हम लोग लेते हैं बेटा इस नोड से और इस नोड के बीच का सेपरेशन लोगे तो भी कितना आएगा? λ/2, क्योंकि यहां से लेके यहां तक लैम्डा है, या कह लो यहां से लेके यहां तक लैम्डा है, तो उसका हाफ होता है। दो कॉन्सिक्यूटिव नोड या दो कॉन्सिक्यूटिव एंटी नोड के बीच की जो सेपरेशन होता है वो क्या आएगा? λ/2 के बराबर होता है, ठीक। इसी तरह से एक एडजेसेंट नोड और एंटी नोड के बीच का सेपरेशन निकाले तो भाई, जैसे 2 कॉन्सिक्यूटिव नोड या दो आपके कॉन्सिक्यूटिव क्या एंटी नोड, उनके बीच का आपने कहा λ/2 है, तो 1 नोड एडजेसेंट एंटी नोड के बीच का सेपरेशन निकालेंगे तो क्या आएगा? अरे भाई देखो, ये नोड हुआ, ये क्या हुआ आपका? ये नोड है और ये हमारा एंटी नोड है। अब इनके बीच का अगर सेपरेशन लिखेंगे, यहां से लेके यहां तक इनके बीच का सेपरेशन आप निकालोगे तो कितना आएगा? अरे ये पूरा λ/2 था, तो यहां से उसका भी आधा होगा ना, तो λ/ कितना? 4। तो दो कॉन्सिक्यूटिव यानी दो एडजेसेंट नोड और एंटी नोड के बीच का सेपरेशन बेटा λ/4, और दो कैसे एंटी नोड या दो नोड के बीच का जो एडजेसेंट आपका होता है वो λ/2 के बराबर होता है, ठीक। तो ये कंडीशन आपका होता है, और जहां पे नोड बनेंगे वहां पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बेटा क्या मिलेगी? 0। और जहां एंटी नोड बनेंगे वहां डिस्प्लेसमेंट क्या मिलेगा? मैक्सिमम मिलेगा, ठीक।
तो अब दोनों में अंतर, जैसे हम लोगों ने प्रोग्रेसिव वेव कहा था, जब प्रोग्रेसिव वेव की बात करते थे तो वहां पे हम लोग लेते थे एम्पलीट्यूड की वैल्यू हमारी क्या होती थी, कांस्टेंट होती थी। यहाँ पे स्टेशनरी में देखो कहा जीरो से स्टार्ट होगा, कहाँ तक, पीक तक जाएगा, फिर पीक से फिर क्या होगा, जीरो, यहाँ वेरी करता। तो अभी हम दोनों में डिफरेंस दिखा देंगे क्या आपका क्राइटेरिया होता है, तो थोड़ा सा लिख लीजिए, क्योंकि अभी आप स्ट्रिंग में के केस में भी इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग ये कॉलम वगैरह जब पढ़ेंगे तब भी वहां पर डिस्कस किया जाएगा। ठीक, आपने पढ़ा होगा कैसा कैसा क्लोज आर्गन पाइप एंड ओपन आर्गन पाइप, अगर पढ़ाया गया होगा या उस टाइम पे आप क्लास में रहे होंगे तो आपको बताया गया होगा क्लोज एंड ओपन आर्गन पाइप। ठीक, तो वहां पे कैसे वेव आपका वेलोसिटी क्या होगी, प्रोपगेशन कैसे होगा, कहाँ नोड बनेगा, कहाँ पे एंटी नोड बनेगा, उन सारी चीजों पे बेटा क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं। ठीक, तो लिखो हेडिंग कर लो बेटा नोड। लिखिए, तो नोड होते हैं ऐसे पॉइंट्स जहां पे एम्पलीट्यूड की वैल्यू मिनिमम हो, वही फिलहाल जीरो हो जाती है। ठीक, तो लिखिए द पॉइंट्स वेयर एम्पलीट्यूड इज मिनिमम, ब्रैकेट में आप जीरो कह सकते हैं। ठीक, मिनिमम ब्रैकेट जीरो इज कॉल्ड नोड्स। मिनिमम करिए, क्योंकि जीरो में एक्सेप्शनल करिए तो कभी कभी आपका एकदम कांटेक्ट में नहीं आते हैं, तो वहां पे ठीक मिनिमम क्या फिर से बोले, द पॉइंट्स वेयर amplitude is minimum are called nodes. The points where amplitude is minimum are called nodes. उसे nodes कहते हैं बेटा, are called nodes. ठीक, ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे एम्पलीट्यूड की वैल्यू हमारी मिनिमम होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, नोड्स कह लेते हैं। ठीक, देखिएगा नेक्स्ट लाइन से, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मतलब एडजेसेंट में अगल बगल वाले टू सक्सेसिव नोड्स इज लैम्डा बाई टू, is lambda by 2 and nodes are at permanent rest and nodes are at permanent rest, are at permanent rest। अब कलर पेन से एरो लगा के नोट कर लेना बेटा। देखो जहां पे नोड यानी जहां पे क्या हो रहा है, उनका डिस्प्लेसमेंट बेटा जीरो हो रहा है, पास पास मॉलिक्यूल पाए जा रहे हैं, तो कंडीशन क्या हुआ, वहां डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो है, तो डेंसिटी और प्रेशर वहां क्या होगा, उस पॉइंट्स पे जहां नोड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, उस पॉइंट पे डेंसिटी और प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, जीरो, यानी मिनिमम या मैक्सिमम। उस केस में उस पॉइंट पे जो प्रेशर आपका होगा वो मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा। हाँ बेटा, हाँ प्रेशर, डेंसिटी एंड प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, लिखिएगा कलर पेन से बेटा। जब पास पास होंगे ना, जैसे आप लोग बैठे हो, 3 लोग बैठे हो, आप पे 2 बैठे हो, आप पे 3 बैठे हो, ठीक, और कोई अकेले एक बैठा हो, तो उस केस में प्रेशर सबसे ज्यादा कहाँ होगा, जहाँ पे लोग ज्यादा बैठे हुए हैं, यही होगा ना। तो उस कंडीशन में क्या होगा, प्रेशर की वैल्यू वहां ज्यादा होगी जहां मॉलिक्यूल पास पास होंगे। तो नोड पे क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल सब एम्पलीट्यूड जीरो है, यानी मिनिमम है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, पास पास होंगे, तो वहां पे प्रेशर और डेंसिटी दोनों मैक्सिमम होता है बेटा। कलर पेन से लिख लीजिए, यही पॉइंट खाली आपको पूछा जाना, बाकी और कुछ नहीं याद बनना है। ठीक है, तो लिखिएगा एट नोड्स एयर प्रेशर एंड डेंसिटी, air pressure and density both are high at nodes, air pressure and density both are high, high का मतलब maximum, both are high बेटा, at nodes air pressure and density both are high। ठीक, तो एयर प्रेशर और डेंसिटी दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी, हाई होती है। एट नोड्स एयर प्रेशर एंड डेंसिटी बोथ आर हाई, तो इसके बेस पे आप यहाँ से दिखा लेते हैं कि एयर प्रेशर और डेंसिटी दोनों की वैल्यू क्या होती है, हाई होती है, कहाँ पे, नोड्स पे। ठीक, अब चाहे बना लीजिए या तो एंटी नोड लिख लीजिए, तभी बनाइए, लिख लीजिए एंटी नोड भी,
ठीक है। एंटी नोड कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, जिससे नोड को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एंटी नोड को कैपिटल ए से। लिखिए एंटी नोड्स में द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, the points of maximum amplitude, points of maximum amplitude are called antinodes. Points of maximum amplitude are called antinodes. Points of maximum amplitude are called antinodes. तो जो एंटीनोड होते हैं ये पॉइंट्स होते हैं बेटा जहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या होता है आपका, मैक्सिमम होता है। पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आर कॉल्ड एंटीनोड्स। ठीक, तो एंटीनोड वो पॉइंट होंगे जहाँ पे एम्पलीट्यूड जो होगा वो कैसा रहेगा आपका, मैक्सिमम होगा। ठीक, उसी को हम लोग क्या एंटीनोड कहते हैं। और यहाँ भी जो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एंटीनोड होगा वो भी कितना, पाई बाई लेमडा बाई 2। ठीक, तो नीचे लिखिएगा नेक्स्ट लाइन से, देखिए द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एंटीनोड्स, distance between two successive antinodes is lambda by 2। चाहे नोड्स हो बेटा चाहे एंटीनोड हो, दोनों के बीच का कितना होता है, लैम्डा बाई 2 के बराबर होगा। ठीक, अब देखो जब एंटीनोड पे है बेटा तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, और जब मैक्सिमम होगा तो प्रेशर और डेंसिटी क्या होगा, भाई दूर दूर होंगे ना। ठीक है, तो क्या आएगा, मिनिमम आएगा। तो लिख लीजिएगा एट एंटीनोड्स, कलर पेन से नहीं लिखिएगा, नेक्स्ट लाइन से कलर पेन से लिख लीजिए, एट एंटीनोड्स एयर प्रेशर एंड डेंसिटी, एयर प्रेशर एंड डेंसिटी बोथ आर लो। एयर प्रेशर एंड डेंसिटी बोथ आर लो एट एंटीनोड्स, एयर प्रेशर एंड डेंसिटी बोथ आर लो। एंटीनोड पे एयर प्रेशर और डेंसिटी दोनों कैसे होते हैं, लो होते हैं। ठीक, तो ये कंडीशन डायग्राम बना लीजिए, जल्दी बनाओ बेटा, और ये इंडिकेट कर दीजिएगा। देखो नोड नोड के बीच का सेपरेशन लेमडा बाई 2, एंटीनोड एंटीनोड के बीच का सेपरेशन लेमडा बाई 2, एंड एडजेसेंट नोड एंटीनोड के बीच का सेपरेशन लेमडा बाई कितना, 4। ठीक, ओके बेटा, टाइम से आया करो देवी जी। चलो लिखो अगला हेडिंग बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडिंग वेव्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, अब थ्योरेटिकल पॉइंट यहाँ पे बनता है बेटा, थ्योरेटिकल पॉइंट्स बेस्ड जो क्वेश्चन डिजाइन किए जाते हैं वो बनते हैं कभी कभी। लिखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडिंग वेव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडिंग वेव्स।
जो स्टैंडिंग वेव्स होते हैं बेटा, ये मे बी ट्रांसवर्स मे बी लॉन्गिट्यूडनल, ठीक, या तो लॉन्गिट्यूडनल होंगे या तो ट्रांसवर्स होंगे। किसे कहते थे लॉन्गिट्यूडनल भैया, याद है कि भूल गए? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स किसे कहते थे? आपके पड़ोसी कहाँ रह गए आज? कौन? दादाजी, मतलब पिताजी के बड़े पिताजी। चलिए बताएंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव, जल्दी बोलो, टाइम जाएगा। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स किसे कहते हो आप? जी नेक्स्ट। भूल गए कि पढ़े ही नहीं? अरे तो ऐसे नहीं बुलाया करिए, अभी तो मई में पेपर होना है ना? जी खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, तो बोले तो डबल खड़ा होना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ कौन करेगा? पापा? हाँ हाँ, तो करते रहिए, नहीं तो चीजें याद नहीं रहेंगी साहब। हम लोग इतना बकते हैं, इसका कोई मतलब नहीं आएगा। जी सर। अगर पार्टिकल में जो वाइब्रेशन हो रहा है बेटा, वो अलोंग द मोशन ऑफ क्या? वेव। वेव के मोशन के डायरेक्शन में ही मीडियम पार्टिकल क्या करते हैं? वाइब्रेट करें, तो उसे हम लोग कह लेते हैं लॉन्गिट्यूडनल, ठीक। जैसे बोला गया था किसी क्या, किसमें? स्प्रिंग में कंप्रेशन या रेयर फ्रैक्शन होता है। हम बोल रहे हैं, आवाज आप तक जा रही है, तो जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या कर रहे हैं? एयर में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो रहे हैं? यहाँ पे कहीं रेयर फ्रैक्शन हो रहा है, कहीं कंप्रेशन हो रहा है, तब तो साउंड आप तक पहुंच रहा है, ठीक। अगर ऐसा नहीं होता, ठीक, तो साउंड फिर आप तक पहुंच नहीं पाता, ठीक। तो उसके लिए क्या होता है, यहाँ पे हम लोग दिखा लेते हैं, कहीं कंप्रेशन होगा, कहीं क्या होगा आपका रेयर फ्रैक्शन होता है, उसके बेस पे रिप्रेजेंटेशन आपका होता है बेटा ये, ठीक। तो उसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल। और जब ट्रांसवर्स की बात करेंगे, तो वेव का जिधर प्रोपोगेशन होगा, मीडियम पार्टिकल उसके परपेंडिकुलर क्या करेंगे? वाइब्रेट करेंगे, तो उसे हम लोग क्या लेते हैं बेटा? लॉन्गिट्यूडनल, सॉरी ट्रांसवर्स, ठीक। तो ये कंडीशन होती है ट्रांसवर्स है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होगा, इसके बेस पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। बैठिए, तो लिखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडिंग वेव्स। लिखिएगा स्टैंडिंग वेव्स, पहला पॉइंट करके लिखिएगा। फर्स्ट पॉइंट करेंगे इसमें, स्टैंडिंग वेव्स कैन बी ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, कैन बी ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, कैन बी ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। दूसरा लिखिए, हो गया। अब यहाँ पे बोला क्या जाता है, जो डिस्टर्बेंसेस प्रोड्यूस होंगे बेटा ना, वो एक पर्टिकुलर रीजन में आपका होता है, ठीक। जैसे बोला गया था स्टेशनरी वेव्स ऑब्जर्व्ड इन बाउंडेड मीडियम। बाउंडेड मीडियम मतलब वो फिक्स बाउंड्री हो, ऐसा नहीं चाहे जहाँ पे नहीं आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसका मतलब अगर फिक्स बाउंड्री है, तो वहां से लेके रीजन जो होगा वो डिफिनिट होगा ना, तो डिफिनिट रीजन में ही आपका क्या करेगा, वो क्या कैसा है मेंटेन। जैसे यहाँ पे आपने डेवलप किया, अब यहाँ से वहां के बीच में ही वो वाइब्रेट हो रहा है, वहीं पे आप ट्रेन करेंगे, ठीक। तो दूसरा पॉइंट लिखिएगा, द डिस्टर्बेंसेज यानी वेव की वजह से जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगा, द डिस्टर्बेंसेज इज confined, CONFINED, confined to a, disturbances is confined to a particular region, to a particular region, to a particular region, because the starting, because क्या कर लिया, एक मिनट रुक गया बेटा, क्या लिखा है? बिकॉज मत करो, बिटवीन कर दो, बिकॉज की बजाय बिटवीन कर दो बेटा, बिटवीन, नहीं तो सेंटेंस बहुत लंबा हो जाएगा। बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड रिफ्लेक्टिंग पॉइंट ऑफ अ वेव, स्टार्टिंग पॉइंट एंड रिफ्लेक्टिंग पॉइंट ऑफ अ वेव,
स्टार्टिंग पॉइंट एंड रिफ्लेक्टिव पॉइंट ऑफ वेव। हो गया। स्टार्टिंग और रिफ्लेक्टिव पॉइंट के बीच में ही उसका डिस्टर्बेंसेस हमारी क्या होंगी, प्रोड्यूस होंगी या क्रिएट होंगी। ठीक, अगला पॉइंट करेंगे बेटा, लिखिएगा नेक्स्ट। द टोटल एनर्जी, नेक्स्ट पॉइंट करो, द टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विथ ए, द टोटल एनर्जी एसोसिएटेड, total energy associated with a stationary wave, total energy associated with a stationary wave is twice the energy of each of incident and reflected wave, energy of each of incident and reflected wave, each of incident and reflected wave, okay, incident and reflected wave, as in stationary waves, as in stationary waves, nodes are, node जो नोड बन रहे हैं बेटा, nodes are permanently at rest। अब ये पॉइंट टिक कर लेना, अगर डीप में पूछा जाता तो बेटा यहां से पॉइंट बनता है। ठीक, nodes are at rest, so no energy can be, ट्रांसमिटेड अक्रॉस देम, यानी नोड के थ्रू कोई एनर्जी ट्रांसमिट नहीं होती। नो एनर्जी कैन बी ट्रांसमिटेड अक्रॉस देम, दैट इज एनर्जी ऑफ वन रीजन, यानी एक जो सेगमेंट है, एनर्जी ऑफ वन सेगमेंट कर लो ज्यादा बेटर रहेगा, एनर्जी ऑफ वन सेगमेंट is confined in that region, मतलब उसी में प्रेजेंट रहेगा, बाहर नहीं जाए। confined in that region, however this energy oscillate between elastic potential energy and kinetic energy of particle of the medium, potential energy and kinetic energy of the particle of the medium। हो गया, मतलब जो भी हमारी एनर्जी है, एक ये बेटा एक एक सेगमेंट कहलाएंगे, यहाँ से यहाँ तक एक सेगमेंट, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ। तो जो सेगमेंट है ना, उसकी एनर्जी कन्फाइंड होता है, नहीं फिक्स रहता है, वो एक काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट होगा, बट एक से दूसरे में हमारा ट्रांसमिट नहीं होता है, क्योंकि नोड पे वाइब्रेशन जो आपका है यहाँ पे एम्पलीट्यूड 0 हो जाता है, तो इसलिए यहाँ से ट्रांसमिशन आगे नहीं हो पाता है। तो हर सेगमेंट का अपना क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है, हर सेगमेंट का क्या रहेगा आपका, फिक्स्ड हो जाता है। तो इसके बेस में हम लोग दिखा लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, यहाँ पे एक सेगमेंट के अंदर जितने पार्टिकल होते हैं वो सेम फेज में वाइब्रेट होंगे। अगर वहां पे चेंजेस जब आपके होंगे तो उस केस में फिर 180 का होता। तो लिखिएगा, ऑल द पार्टिकल इन वन पर्टिकुलर सेगमेंट, all the particles in one particular segment, अच्छा इसमें कुछ लोग तो ग्रेजुएशन वाले भी रहे होंगे, तो एग्जाम कब है, अच्छा दे के आए हैं। और कौन है ग्रेजुएशन वाले जो पार्टिसिपेट किया एग्जाम में, हाथ उठाओ। एग्जाम चल रहा है,
16 से कौन सा सेमेस्टर है? थर्ड। अच्छा, पिछले साल आपने ज्वाइन किया था, आप लोग का पहला सेमेस्टर होगा। और कुछ लोग छुट्टी पे होंगे, उनका सेकंड मीटिंग में होगा। चलिए लिखिए। तो फर्स्ट मीटिंग वाले अपना एग्जाम दे के फिर क्या आ जाएंगे, जिनका सेकंड होगा तो उसका तो फिलहाल प्रॉब्लम ही है। हाँ, किसका सेकंड है, कब है? तो 16 से स्टार्ट हो रहा है। चलिए देखिए बेटा, अगला क्या लिखा था बेटा? ऑल द पार्टिकल्स क्या इन वन पर्टिकुलर सेगमेंट वाइब्रेट इन द सेम फेज, बट वाइब्रेट इन द सेम फेज, मतलब एक सेगमेंट के जितने पार्टिकल होंगे वो सारे के सारे बेटा सेम फेज में वाइब्रेट करेंगे। बट particles in two consecutive segments, but particles in two consecutive segments into consecutive segments क्या करेंगे बेटा? differ in phase by 180। हो गया? तो अगर एक जो सेगमेंट है बेटा, इस सेगमेंट के जैसे हमने लिखा, इस सेगमेंट के जो पार्टिकल होंगे इसमें जितने भी हैं वो सेम फेज में वाइब्रेट करेंगे। ठीक। दूसरा जो सेगमेंट होगा, इसके जो पार्टिकल्स होंगे इनके फेजेस, इनसे क्या होगा, 180 का डिफरेंसेस होते हैं। इस सेगमेंट के जो पार्टिकल्स होंगे वो पहले वाले सेगमेंट से 180 एंगल क्या करेंगे, डिफर करेंगे। तो यहाँ जो डिफरेंसेस मिलेगी बेटा वो 180 का, एक सेगमेंट के जितने पार्टिकल होंगे सेम फेज में, दूसरे सेगमेंट का जो कॉन्सिक्यूटिव सेगमेंट है जस्ट बगल वाला, उसकी जो आपका क्या होगा, पार्टिकल्स होंगे ये इससे 180 डिग्री फेज पे क्या करेंगे, वाइब्रेट करते हैं। मतलब दो कॉन्सिक्यूटिव सेगमेंट के बीच का फेज डिफरेंस कितना है, 180 है। और एक सिंगल सेगमेंट के जितने भी पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो सारे के सारे ऑलवेज सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। अब यहाँ पे बात होता है बेटा कि जो पार्टिकल है ना, जो ऑसिलेट हो रहे हैं, तो जितना भी है, ठीक, अगर वो सेम में है तो वहां पे कंडीशन क्या बनता है कि नोड को छोड़ दीजिए, बाकी एसएचएम करते हैं। नोड पे जो पार्टिकल एग्जिस्ट करेंगे उनको एक्सेप्ट नोड वाले क्या करेंगे, वो एसएचएम करते हैं। तो पॉइंट नेक्स्ट लिखिएगा, ऑल द पार्टिकल्स एक्सेप्ट दोज एट नोड्स, all the particles except except those at nodes execute execute simple harmonic motion, execute simple harmonic motion about their mean position, with the same time period, with the same time period। विद द सेम टाइम पीरियड हो जाएगा। आगे लिखिएगा, नेक्स्ट देखो, जब हम लोग प्रोग्रेसिव ले रहे थे तो एम्पलीट्यूड जो होता था उसे कांस्टेंट मांगते थे, डिस्प्लेसमेंट चेंज होता था। यहाँ बोला जाता द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, जो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड होगा बेटा वो क्या करेगा, पॉइंट टू पॉइंट सेम रहेगा या चेंज होगा। पॉइंट लिखिए, कलर पेन का यूज कर लीजिएगा। ठीक, लिखिएगा, द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, द एम्पलीट्यूड मतलब आयाम, the amplitude of vibration of particles, आज पर theoretical ही पोर्शन हो गया। the amplitude of vibration of particles varies from 0 at node to maximum at antinode।
जितने भी नोड्स मिलेंगे बेटा, जहां जहां नोड आपका फॉर्मेशन हो रहा है, इन नोड पे जो एम्पलीट्यूड होता है, ठीक, ए एम्पलीट्यूड को ए से दिखा, ए एन, इसकी वैल्यू 0 होगी। एम्पलीट्यूड नोड पे क्या होगा, 0 होगा। और यहीं पे लिख दें एट नोड, लिख ले, ऐसे बना लो। एट नोड्स एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड स्मॉल ए से दिखाओ, क्योंकि कैपिटल ए से हम लोगों ने किसको दिखाया है, एंटी नोड को। ए एन की जो वैल्यू होगी ये 0 होगी। एट एंटी नोड, एंटी नोड्स पे जब लेंगे तो ए एन, ए इसकी वैल्यू जो होती है वो 2a के बराबर हो जाती है बेटा। एंटी नोड पे नेट एम्पलीट्यूड देखो, ये सेंटर से, जैसे अगर आप यहाँ रिप्रेजेंट करो बेटा, तो सेंटर से ये इधर भी है और ये क्या है, इधर भी है, तो टोटल जो आपका होगा वो कितना हो जाता है, 2a के बराबर। एंटी नोड पे, ठीक है, जो एम्पलीट्यूड होता है वो 2a के बराबर लेते हैं, और जो नोड्स होंगे वहां पे एम्पलीट्यूड कितना लेते हैं हम लोग, 0। तो an की वैल्यू 0 है और a की वैल्यू 2a के बराबर होता है बेटा। तो ये कंडीशन होता है किसमें, स्टेशनरी वेव के लिए। क्या होता है, स्टेशनरी वेव के लिए, यानी कि एम्पलीट्यूड की वैल्यू 0 से लेके और मैक्सिमम के बीच में क्या करेगा, वेरी करता है। तो दिखा दीजिएगा। बोले नेक्स्ट, ऑल पॉइंट्स, अलग लिखिएगा, ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट नोड्स, ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट नोड्स पास देयर, all points except nodes pass their mean position twice in one time period, twice in one time period, एक टाइम पीरियड में, ठीक है, वो 2 बार सारे पार्टिकल क्या करेंगे, सेम पोजीशन पे क्या करेंगे, पास आउट होंगे, नोड को छोड़ के। ठीक, अगला पॉइंट इसको भी टिक कर लीजिएगा। जो वेलोसिटी आपकी होगी बेटा वो कांस्टेंट रहेगी या वेरी करेगी, प्रोग्रेशन सॉरी स्टेशनरी वेव में जो वेलोसिटी होगा वो कांस्टेंट रहेगा या वेरी करेगा, वेरिएशन होगा या कांस्टेंट रहेगा। याद रखेंगे, यहाँ पे वेरिएशन आपका होता है, तो लिखिएगा वेलोसिटी ऑफ particles, velocity of particles while crossing mean position, while crossing, अभी रुक जा बेटा, आप 2 पॉइंट है उसको बीच में लिखोगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। अभी नेक्स्ट लिखना होगा तो लिखिएगा velocity of particles while crossing mean position varies from maximum मैक्सिमम कहाँ पे होगा, नोड पे या एंटी नोड पे, एंटी नोड पे। हम लोग वेलोसिटी पता है v = ओमेगा इंटू ए या ए ओमेगा, और एंटी नोड पे कितना है ये ओमेगा वैल्यू, ओमेगा ए की वैल्यू कितनी है, 2a के बराबर है। तो लिख लीजिए मैक्सिमम एट एंटी नोड, बैक में लिख लीजिएगा b = ओमेगा इंटू 2a। वेलोसिटी जो एंटी नोड पे होगा बेटा, v एंटी नोड की जो वैल्यू आएगी ओमेगा इंटू कितना, 2a, ये मैक्सिमम वैल्यू है बेटा। एंड 0 कहाँ पे होगा बेटा, एंड 0 एट नोड, क्योंकि वहां एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या हो जा रही है, 0। ठीक, एंड 0 एट नोड,
हो गया। चलिए, तो ये तो कंडीशन आपका होता है, यहाँ से हम लोग दिखा लेते बेटा। अब अगर आपको कंपेयर करना हो स्टेशनरी वेव और प्रोग्रेसिव वेव में क्या कंपेरिजन होता है, ठीक, तो जिन लोगों को अगर रिटन एग्जाम इस टाइप के जब भी रहते हैं, यहाँ तो पॉइंट पे बनेगा, रिटन एग्जाम में दो मार्क वाले जो आते हैं 12th में हो बेटा 11th में, तो उसके इसमें तो बोर्ड में ये रहा नहीं, ठीक, फिलहाल आपके जो एग्जाम होंगे उसके बेस पे वहाँ पे क्या होता है, कंपेरिजन पूछा जाता है, दो के बीच में कंपेरिजन कैसे आप कंपेयर करेंगे प्रोग्रेसिव और किसका स्टेशनरी वेव में। तो लिख लीजिएगा, पॉइंट बना लो, कंपेरिजन पहले सब हेडिंग कर लो, कंपेरिजन बिटवीन प्रोग्रेसिव एंड स्टेशनरी वेव्स, कंपेरिजन बिटवीन मतलब तुलना, ठीक, प्रोग्रेसिव एंड स्टेशनरी वेव्स, कंपेरिजन बिटवीन प्रोग्रेसिव एंड स्टेशनरी वेव, हो गया, प्रोग्रेसिव एंड स्टेशनरी वेव्स, ठीक, लिखिएगा इसमें पहला कॉलम बनाओ प्रोग्रेसिव का, दूसरा बना लो स्टेशनरी का। साइन हो गया बेटा सबका, पास कर दो। कंपैरिजन बिटवीन प्रोग्रेसिव एंड स्टेशनरी वेव्स, प्रोग्रेसिव एंड स्टेशनरी वेव्स, प्रोग्रेसिव एंड क्या लिखा बेटा, स्टेशनरी वेव लिखेंगे। जब बात करेंगे प्रोग्रेसिव वेव का, पहले हमने पढ़ा है, तो इस केस में क्या प्रोग्रेसिव वेव जब भी ट्रांसमिट होता है तो एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है बेटा, एनर्जी क्या होता है, ट्रांसफर होता है वन प्लेस टू अदर। जैसे हमने कहा था पत्थर अगर पानी में गिराए तो जो आपकी वेव से जनरेट होंगी वो एंड तक एनर्जी ट्रांसमिट करती हैं, लेकिन जब स्टेशनरी की बात करते हैं इसमें स्टेशनरी वेव में, तो यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर नहीं होता, अभी बोला गया हर सेगमेंट का फिक्स होता है। तो अगर फिक्स हो गया तो आगे मूव ही नहीं किया तो उस कंडीशन में सेगमेंट, ईच सेगमेंट का कैसा रहेगा एनर्जी, ये फिक्स रहता है बेटा, हर सेगमेंट की एनर्जी अपनी फिक्स, आगे नोड के थ्रू पास आउट नहीं हो सकती है। जबकि प्रोग्रेसिव वेव में क्या होता था, एनर्जी का ट्रांसमिशन होता था, एनर्जी आपकी ट्रांसफर होती थी। तो लिखिएगा, बोले नोड प्रोग्रेसिव वेव में लिखिएगा बेटा, दीज वेव्स ट्रांसफर एनर्जी, प्रोग्रेसिव वेव में पहला पॉइंट लिखिएगा, दीज वेव्स ट्रांसफर एनर्जी, जल्दी करो बेटा, चैप्टर बहुत बड़ा है और थ्योरेटिकल होने से और टाइम लग जाता है। दीज वेव्स ट्रांसफर एनर्जी, उसमें लिखिएगा दीज वेव्स डू नॉट ट्रांसफर एनर्जी, स्टेशनरी वेव में एनर्जी का ट्रांसमिशन नहीं होता, दीज वेव्स डू नॉट ट्रांसफर एनर्जी। दूसरा लिखिएगा प्रोग्रेसिव में सेकेंड पॉइंट, प्रोग्रेसिव वेव में प्रॉपर्टी होती थी एम्पलीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहता था, तो लिखिएगा ऑल पार्टिकल्स हैव सेम एम्पलीट्यूड, प्रोग्रेसिव वाले में लिखिएगा सेकेंड पॉइंट बेटा, ऑल पार्टिकल्स हैविंग सेम एम्पलीट्यूड, ऑल पार्टिकल्स हैविंग सेम एम्पलीट्यूड। स्टेशनरी में लिखिएगा between nodes and antinodes, between nodes and antinodes all particles have different amplitudes, between nodes and antinodes all particles have different amplitude। अभी पीछे समझाया गया था, नोड पे एम्पलीट्यूड 0 और एंटीनोड पे 2a के बराबर, ठीक, डिफरेंट क्या लिखा बेटा, एम्पलीट्यूड। थर्ड पॉइंट लिखिएगा ओवर वन वेवलेंथ स्पान, एक वेवलेंथ कंप्लीट होने में, ओवर OVER ओवर वन वेवलेंथ स्पान, SPAN वेवलेंथ स्पान, ऑल पार्टिकल्स हैव ओवर वन वेवलेंथ स्पान, ऑल पार्टिकल्स हैव different phase,
सभी पार्टिकल के फेजेस हमारे अलग अलग होते हैं बेटा एक वेवलेंथ कंप्लीट होने में प्रोग्रेसिव वेव। इसमें लिखेंगे बिटवीन ए नोड एंड एन एंटी नोड, between a node and an antinode, between a node and an antinode, all particles have same phase। अभी बोला गया था ना नोड से एंटीनोड के बीच में फेज कैसे रहते हैं, सेम सेम। ऑल पार्टिकल्स हैव सेम फेज। दूसरा अगला पॉइंट, जो प्रोग्रेसिव वेव होते हैं बेटा उनमें कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होता जो रेस्ट में हो, सारे मूवमेंट में होते हैं। जबकि जब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो नोड्स पे जितने पार्टिकल पाए जाएंगे वो ऑलवेज किस में होते हैं, रेस्ट में होते हैं। तो प्रोग्रेसिव में लिखिएगा अगला पॉइंट, ऑल पॉइंट्स इज ऑल ऐसे लिखो, ऑल क्या लिख लिया, ऑल मतलब नो पॉइंट कर लो बेटा, नहीं तो फिर बढ़ाना पड़ेगा सेंटेंस यार। नो पॉइंट्स इज एट रेस्ट, प्रोग्रेसिव में लिखना नो पॉइंट्स इज एट रेस्ट। हो गया, नो पॉइंट्स एट रेस्ट मतलब प्रोग्रेसिव में कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होता है जो रेस्ट में हो। जबकि जब हम लोग किसमें लेंगे, स्टेशनरी में, तो जो नोड वाले पॉइंट होते हैं ना वो ऑलवेज रेस्ट में होते हैं। लिख लीजिएगा, नोड्स आर ऑलवेज एट रेस्ट, नोड्स आर ऑलवेज एट रेस्ट। नोड्स जो होते हैं बेटा वो ऑलवेज किस में होते हैं, रेस्ट में होते हैं। नोड्स आर ऑलवेज एट रेस्ट। हो गया, नोड्स आर ऑलवेज एट रेस्ट। उसमें लिखिएगा all particles do not cross the, all particles do not cross the mean position simultaneously, all particles do not cross the mean position simultaneously, all particles do not cross the mean position simultaneously। all particles do not cross the mean position simultaneously। उसमें लिखना all particles cross the mean position simultaneously। साइमल्टेनियसली, SI किसका साइमल्टेनियसली का, SIMULTANEOUSLY, साइमल्टेनियसली बता मतलब साथ साथ, ठीक, एक ही इंस्टेंट पे, ठीक है, तो उसी को कहते हैं साइमल्टेनियसली। हो गया, ये तो कंडीशन आपका होता है बेटा कैसे हम लोग कंपेयर करेंगे और क्या इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक, जो हमारे कैसे हैं स्टेशनरी वेव है उनकी प्रॉपर्टी, और स्टेशनरी वेव और प्रोग्रेसिव वेव में क्या कंपैरिजन होता है उसको हम लोग यहाँ से डिनोट कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट बनता है बेटा कुछ टर्मिनोलॉजी अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो आपका स्टेशनरी वेव्स हैं, ठीक है, उनके एक एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स यूज किए जाते हैं। कितने लोगों ने सुना है नोट पढ़ा होगा, टोन पढ़ा होगा, ओवरटोन पढ़ा होगा, सुना है? वैसे कितने लोगों ने वेव चैप्टर ही पढ़ा है, यही पहले हाथ उठा दें। कितने लोगों ने वेव्स पढ़ा था 11th में जब आप पढ़ रहे होंगे, तो वेव्स कितने लोगों ने पढ़ा था, हाथ उठाओ। एक लोग, और नहीं, हम ये नहीं पूछ रहे अभी कितना याद है, पढ़ने वाला भी खाली पूछ रहे हैं कितने लोगों ने पढ़ा था। अभी उस पर क्वेश्चन नहीं आपसे पूछ रहे हैं, मुझे मालूम है आप बताओगे नहीं, है ना। तो खाली ये बता दो पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। नहीं पढ़े, आप पढ़े, आप भी पढ़े, और देवी हाँ जी, अच्छा पढ़े थे, चैप्टर भूल गए या पढ़ना ही भूल गए? हाँ,
चलो ठीक, कुछ लोगों ने तो मतलब पढ़ा था, एक्चुअली लास्ट चैप्टर है और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नहीं है, इसलिए तो वहाँ पर जाते जाते आपके एग्जाम खत्म हो चुके होते हैं। ठीक, तो सर जी कहते हैं जब तैयारी भाई करना, पढ़ना नहीं तो रहने देना, कोई ज़रूरत नहीं है। बस गड़बड़ हो गया है। बहुत सारी घटनाएं होती हैं, जैसे आज भी कुछ लोग बारात वारात गए होंगे तो नहीं है, अब उनसे पूछा जाएगा क्या होता था क्या, तो वो यही कहेंगे हमें पढ़ाया ही नहीं गया है। ऐसे भी समाज में बहुत सारे लोग बैठे हैं, ऐसा नहीं सारे विद्यालय वालों की दोस्त से नहीं पढ़ाया उन्होंने, हो सकता है आप उस टाइम पे क्या गए ही ना हो, है ना। चलिए ठीक बेटा, तो ये पढ़ लिया आपने, क्या हो गया, तो उसी में टर्म्स आते हैं कुछ बेटा जो हमारे स्टेशनरी वेब्स के रिलेटेड एप्लीकेशन के टर्म में हम लोग यूज़ करते हैं। नोट हो गया, टोन हो गया, फंडामेंटल टोन हो गया, ओवर टोन हो गया, ओवर हार्मोनिक हो गया। ठीक, तो इस तरह से हम लोग कई टर्म्स यूज़ किए जाते हैं। तो कहिए तो ऐसे लिखाएं तो टाइम जाएगा, या अभी जब जरूरत पड़ेगी वहीं समझा देंगे यार, कहानियाँ बहुत हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो अभी जहाँ पे जो बात आएगी उसी समय उसको समझा देंगे यार। ठीक, या तो कहिए तो नहीं होगा बना के भेज देंगे तो आप लोग लिख लीजिएगा अगर इच्छा होगी जिसकी, है ना। ऐसी इच्छा तो हम लोग रखते नहीं हैं। हाँ, रखते हैं, कितने लोग रखते हैं, कुछ लोग रखते हैं। चलिए अच्छी बात है ना बेटा। तो अभी जब टेक्नोलॉजी आएगी हमें तो उस केस में उसी समय आपको समझा देंगे बेटा। ठीक है, तो कैसे नहीं तो फिर पूरा पेड़ भर हम लोग खाली कहानियाँ छापते रह जाएंगे, ये पूरा थ्योरेटिकल वैसे ही है। तो लिखिएगा नेक्स्ट, तो टोन वगैरह कर लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट लिखो, हेडिंग करिएगा बेटा, स्टैंडिंग वेव ऑन ए स्ट्रिंग। स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग या स्टेशनरी जो भी लिख लो, स्टैंडिंग वेव्स ऑन ए स्ट्रिंग। स्टैंडिंग वेव ऑन ए स्ट्रिंग। अब थोड़ी सी पॉइंट समझ लो। आप जब लोअर क्लासेस में पढ़ रहे होंगे तो एक थोड़ा सा साइंस पढ़ाते समय जहाँ वेव वगैरह हमारी सिंपली जहाँ से स्टार्टअप होता है पढ़ना, वो हम जानते नहीं वेव पढ़ रहे हैं, उस समय एक एग्जाम्पल बोला जाता है कि जब क्या सेनाएं वगैरह जो पुल से यानी ब्रिजेस से क्रॉस होती है तो कदम ताल मिला के नहीं चलती, ऐसा कभी सुना ना। ठीक, तो वहीं से वेव हम पढ़ते हैं, मतलब जब ये पॉइंट आपने सुना होगा जिस क्लास में 6th 7th 8th में। ठीक, हाँ, तो वो क्या करते हैं, कदम ताल, उसी को परेड के फॉर्म में बोलते हैं, नहीं चलते हैं। तो उसका रीजन वही होता है कि जब आपके उनके चलने की जो फ्रीक्वेंसी होगी अगर उस ब्रिज के क्या होगा फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगी तो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और उसके डैमेज होने के चांसेस होते हैं। आप देखते होंगे जैसे अगर यहाँ पे कोई ब्लास्ट कर दिया जाए, ठीक, तो ब्लास्ट करने पे ऐसा नहीं होता कि ब्लास्ट करने के जो पार्टिकल निकलते हैं वही जाके दूसरे को डैमेज करते हैं। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस वाइब्रेशन की वजह से बहुत सारी चीजें हमारी क्या हो जाती हैं, टूट जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं। तो अगर फ्रीक्वेंसी आपकी मैच कर जाएगी तो वहाँ पे एम्पलीट्यूड की वैल्यू वाइब्रेशन की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और बढ़ने की वजह से आपकी चीज़ें जो होती हैं वो क्या होती है, डैमेज हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर बम अगर ब्लास्ट कर दें, अगर ग्लास वगैरह विंडो में लगे हों तो क्या करेंगे, वो टूट जाते हैं, ब्रेक कर जाते हैं। तो ऐसा नहीं ब्रेकिंग कि वहाँ से पार्टिकल गया वहाँ टकराया तभी टूटा, ठीक, उस वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है, टूट जाता है। ठीक, या जैसे बंद कमरा हो, छोटा केबिन टाइप का, खूब तेज बालूम में कोई बड़ा बड़ा स्पीकर लगा दो तो देखो वहाँ भी डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, अगर हल्के ग्लास लगे हुए हैं तो उसका रीजन आपका वही होता है। या आजकल क्या शादी की पार्टियां चल रही हैं, आप जाओ और बड़े बड़े डीजे लगे होते हैं तो कंडीशन क्या होता है, बगल से आप गुजरते हो अगर हार्ट बीट आपकी थोड़ी सी चलने वाली है तो फिर कभी कुछ लोग, तो अभी बीच में न्यूज़ था कि कोई बुढ़ा था और वो निकल लिए, अगर वो हार्ट पेशेंट है और इतना ज़्यादा वालों कोई कंट्रोल तो इनका रहता नहीं है, जबकि गवर्नमेंट उसको फिक्स की है, लेकिन फिर भी क्या है, लोग उस नशे में कोई पता नहीं चलता कौन जी रहा कौन मर रहा है। ठीक, अभी आप लोग तो यंग है लेकिन बगल से गुजरिए देखिए हार्ट बीट बढ़ जाती है, बढ़ती है ना, तो सुनाई पड़ने लगता है। तो उसी में लोग नाचते हैं और नाचते नाचते कहीं, ठीक, तो वो चीज़ें जो होती हैं, इसीलिए जिसके यहाँ भी ऐसे प्रोग्राम हो वो आपका कंट्रोलिंग होता है कि आप उसको बोल दिए भैया इससे ज़्यादा नहीं करिएगा। ठीक, नहीं, आप अगर मनाएंगे तो मानेंगे क्यों नहीं, आपने पैसा देना है, अगर आपने कह दिया इससे ज़्यादा हुआ पैसा नहीं देंगे ऑटोमेटिकली मान जाएगा यार, आपको कोई बात नहीं, जितना मर्जी उतना चला लो। तो बाकी नाचने वाले तो बोलते हैं भैया और तेज करो, है ना, क्योंकि उसी पे वो नाचते हैं, उनको कोई ना तो लाज है ना तो शर्म है, पापा है मम्मी है किसके सामने नाच रहे हैं, जैसे मर्जी वैसे नाच रहे हैं। ठीक,
तो कंडीशन वही है हमारी। ये नया जो क्या चल रहा है आजकल, ट्रेंड चल रहा है। पहले माँ बाप के सामने बच्चा क्या अगर गाता भी था तो भक्ति गाने गाते थे या राष्ट्रीय गीत गाते थे, ठीक। आजकल पापा को ही नचा के गाते हैं, तो क्या करोगे, है ना। चलो लिखो बेटा। हाँ क्या चीज, कैसा गए नहीं क्या पार्टियों में, नहीं गया, ऐसा नहीं हुआ। अब तो तुम थोड़े कम वाले में गए थे, ठीक। हाँ चलिए ठीक, लिखो बेटा, लिखिएगा। क्या बोले थे, स्टैंडिंग वेव आने स्टिंग। तो वही बातें समझानी थी बेटा कि जो वेव होता है ना, जब हम लोग डेवलप करेंगे तो उस केस में जितनी भी उस दिन भी आपको बताया था, जितने भी साउंड हमारे क्या हैं जनरेटिंग स्टिंग के बेस पे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हैं, वो सारे भी इसी कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर स्टिंग में वाइब्रेशन डेवलप कर रहे हैं बेटा, तो उसके वेव की वेलोसिटी क्या होगी, कैसे वहाँ पे ट्रांसमिशन होगा, कहाँ नोड बनेगा, कहाँ एंटी नोड बनेगा, वो सारी चीजें यहाँ पे हमें डिस्कस करना होता है। तो लिखिएगा स्टैंडिंग वेव्स ऑन ए स्टिंग, ठीक है। अब जरा सुन लीजिएगा, अगर कोई स्ट्रिंग है बेटा, क्या क्या है, कोई अगर स्ट्रिंग है उसमें अगर हम लोग वाइब्रेशन डेवलप कर रहे हैं यानी वेव डेवलप कर रहे हैं, तो उसके जो वेलोसिटी आपकी होती है, एक तो हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्कस करेंगे, एक हमारी क्या होती है वेलोसिटी आपकी होती है। तो वेलोसिटी जो होती है किसी स्ट्रिंग में, जो वेव की वेलोसिटी होती है √T/m के बराबर होता है, पहले लिखाया गया था। अगर कोई स्ट्रिंग है बेटा, उसमें वेव की वेलोसिटी की हम बात करें, जैसे एक स्ट्रिंग ले लिया आपने, इसमें टेंशन सपोज दैट T डेवलप कर रहे हो, टेंशन कितना है, T है, और इसका मास पर यूनिट लेंथ लेते हैं बेटा। यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ मतलब इस टोटल जितना मास है उसमें इसकी लेंथ से डिवाइड कर दो तो उसे कहेंगे मास पर यूनिट लेंथ या लीनियर मास डेंसिटी बोलते हैं, ठीक। तो मास पर यूनिट लेंथ की वैल्यू अगर आपका m है, तो वहां पे जो वेव की वेलोसिटी होगी, जिस वेलोसिटी से आपका वेव इस पॉइंट मान लो A से B की तरफ जा रहा है, तो जो वेलोसिटी v की वैल्यू होगा √T/m के बराबर होता है। स्टार्टिंग में इस यूनिट में आपको बताया गया था। अगर किसी स्ट्रिंग के थ्रू आपका वेव प्रोपोगेट हो रहा है तो उसके इसमें उसकी वेलोसिटी v = √T/m के क्या होता था, बराबर होता था। अब यहाँ पे अगर आप यहाँ से निकाल लेते हैं क्या वेलोसिटी कितनी हुई, लेकिन अलग अलग सेगमेंट के टर्म में जब अभी हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस में फ्रीक्वेंसी वगैरह यहीं से हम लोग डिस्क्राइब करते हैं इसी रिलेशन से। अब अगर फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं बेटा, किसकी बात करेंगे आप, फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, तो जो फ्रीक्वेंसी आपकी होती है वेव की, कोई भी वेव ट्रांसमिट हो रहा है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, किसी को मालूम है फार्मूला क्या होगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा v = n लैम्डा, पढ़ा है जी। अरे v = आपने n लैम्डा पढ़ा है या म्यू लैम्डा या f लैम्डा कुछ पढ़ा है, ठीक। तो n × लैम्डा, और यही बराबर हो गया √T/ कितना m। अब यहाँ से अगर लैम्डा की वैल्यू निकालनी है तो अलग कंडीशन बनेगी। अगर हमने फ्रीक्वेंसी निकालना है तो क्या बनेगा, अलग कंडीशन बनेगा। अगर फ्रीक्वेंसी जनरली हमें पूछी जाती है तो फ्रीक्वेंसी = 1/λ × √T/ क्या हो जाएगा, m के बराबर होगा। यहीं से बेटा अगर आप फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे कि वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी 1/λ √T/m। ये बेसिक रिलेशन है बेटा, ये हमारा बेसिक रिलेशन है। यहाँ पे आपका v वेलोसिटी था, v है बेटा वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी ve है बेटा, ये वेव वेलोसिटी हो गया, t हो गया टेंशन, टेंशन इन स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग है धागा है उसमें आपका टेंशन की वैल्यू क्या होगी, दिख जाएगा जी, टेंशन इन स्ट्रिंग हो गया। m होता है मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ मतलब एकांक लंबाई का द्रव्यमान बोलेंगे। n आपका फ्रीक्वेंसी हो गई, n क्या होगा, फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक। तो यहां से अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी है किसी स्ट्रिंग में, अगर वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बेसिक रिलेशन जो आपका होता है हम यहां से फाइंड आउट कर लेते हैं बेटा। लेकिन अब इसी को अगर हम लोग अलग अलग मोड में उसको वाइब्रेट करेंगे तो उस कंडीशन में जो रिलेशन हमारा बनेगा ना वो बेटा अलग अलग बनता है। उस कंडीशन में रिलेशन हमारे क्वेश्चंस आपके अलग अलग होंगे, वही चीजें हमें डिजाइन करनी है। कैसे होगा, जैसे फर्स्ट आपका मोड है उसे कह लेते हैं हम लोग क्या, फंडामेंटल मोड। फर्स्ट मोड का मतलब जैसे स्ट्रिंग था, अब स्ट्रिंग में जब वाइब्रेशन है ना, अगर एक सिंगल वाइब्रेशन डेवलप हो रहा है, हाफ वेव केवल कंप्लीट हो रहा है, तो इसी को फंडामेंटल मोड या फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन कहते हैं, ठीक।
दूसरा आपका होगा सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। सेकेंड मोड में क्या होगा, दो आपके सेगमेंट आपके फॉर्म होंगे, ठीक। इसी तरह से आपका नेक्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन करेंगे तो वहां से सेगमेंट्स हमारे बढ़ते जाते हैं। तो अलग अलग वेव के कैसे आपका सेगमेंटेशन होगा, कैसा आपका मोड होगा, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे हम लोग फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन लिखते हैं ना, वो फिर अलग अलग लिखा जाता है, ठीक। तो उन्हीं चीज़ों की हमें यहाँ पे स्टडी करनी है, तो थोड़ा सा लिख लीजिए। क्या लिखा है बेटा, खाली हेडिंग किया है स्टैंडिंग वेव, क्या लिखा है, ऑन स्ट्रिंग लिखिए। इफ ये स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L, if a string of length L is stretched by applying tension T between two fixed points, by applying tension T between two fixed points, then on developing a stationary wave, in the string, nodes are formed at rigid end and antinodes are formed between them. हो गया। अब जरा अगर हम लोग डायग्राम थोड़ा सा बना लें, आपको अभी अलग अलग फिर हमें बनाना पड़ेगा फिलहाल। जैसे ये है बेटा, ये रेजिडेंट है, ठीक। मान लो यहाँ से पहला जो वेव आपका है, इसे फर्स्ट हार्मोनिक कहेंगे, या इसी को हम लोग कह लेते बेटा फंडामेंटल टोन। अगर स्ट्रिंग की लेंथ यहाँ से यहाँ तक, इसकी लेंथ जो है वो कितनी हो, L हो, तो ये L की वैल्यू जो होगी, ये लेमडा है, लेमडा का आधा पोर्शन हुआ ना। जैसे एक वेव कंप्लीट होने के लिए इतना होता है बेटा, ये पूरा वेव है, तो अभी जो हम लोग का बन रहा है इतना ही बन रहा है ना, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस आपकी लेमडा होती है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, λ/2 होगा, ठीक। तो इस केस में अगर हम लोग दिखाएंगे L की वैल्यू अगर दिखाओगे बेटा आप, तो उस कंडीशन में क्या बनेगा, λ/2, यानी L की जो वैल्यू आपकी होगी वो कितनी हो जाएगी, λ/2, यानी L की जो वैल्यू आपकी आएगी वो λ/2 के क्या होगा, बराबर होगा। L की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, λ/2 के बराबर होगा। तो जब हम लोग यहाँ से निकालेंगे कि सेगमेंट चेंज करने के साथ साथ कैसे हमारे फ्रीक्वेंसी वगैरह में वेरिएशन आपका आ रहा है, तो इन्हीं टर्म्स का यूज करेंगे, ठीक। दूसरा आपका होता है, अभी बनाइएगा नहीं, क्योंकि हम अभी बनाएंगे तो उस समय लिखाएंगे, उसी समय बनाएंगे, ठीक है, समझाने के लिए अभी हम यूज कर रहे हैं। दूसरा आपका होता है कि अगर आपने इसको अब देखो यहाँ से कंडीशन क्या हो रही है, टोटल लेंथ हमारी L ही है। अब L की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, अब की बार क्या होगा, L की वैल्यू λ/4 या λ/2 या लैम्डा, अब की बार क्या होगा, λ/4, λ/2 या लैम्डा। मान लो पहले वाले केस में हमने λ1 ले लिया, दूसरे वाले केस में L की वैल्यू जो लोगे वो लैम्डा के बराबर होगा, यानी λ2 ले लीजिए, λ2 के बराबर होगा, या λ2/4 होगा, या λ2/2 होगा। कितना बेटा, अरे यार ये आधा सेगमेंट था तो उसका वेवलेंथ का आधा हुआ, अब ये पूरा सेगमेंट हो गया ना, आधा ये हो गया आधा ये हो गया, तो पूरा λ2 नहीं, लैम्डा के बराबर नहीं हो जाएगा। अभी तो यही पीछे बना के समझाया था कि यहाँ से लेके यहाँ तक का एक कंप्लीट साइकिल होती है। जब एक कंप्लीट वेव है तो उसी के डिस्टेंस को तो हम लोग क्या लैम्डा कहते हैं। तो यहाँ पे यानी कि जो L की वैल्यू टोटल होगी वो लैम्डा क्या, अगर इसे λ1 कह लीजिए तो इसे λ2 के बराबर हम लोग ले लेंगे। ऐसे ही अगला सेगमेंट निकालेंगे। अब यहाँ पे देखो जो एंड है यहाँ पे नोड बन रहा है, बीच में नोड बन रहा है, और ये इनके सेंटर पे जो है वो क्या बन रहा है आपका, एंटी नोड का फॉर्मेशन हो गया। इन सेंटर पे एंटी नोड, और यहाँ पे जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 है, एम्पलीट्यूड 0 है, वहाँ पे आपके नोड के फॉर्मेशन हो गया।
ऐसे यहाँ पे लोगे तो ये टर्मिनल जो है यानी रिजिड एंड से जो है यहाँ हमेशा नोड, और इनके बीच में जो पॉइंट्स मिलेगा वहां पे क्या बन जाएगा, एंटी नोड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस पॉइंट पे हमारा एंटी नोड बन जाएगा, तो सेंटर पॉइंट यहाँ पे एंटी नोड हो गया। यानी कि इन डायग्राम को देख के आपको देखो, यहाँ पे अगर 2 नोड थे तो 1 एंटी नोड हुआ, यहाँ पे देखो 3 नोड हुए तो 2 एंटी नोड हो गए, ऐसे अगले वाले में 5 नोड होंगे तो 3 क्या 4 क्या होंगे, एंटी नोड होंगे। यानी कि जो एंटी नोडों के नंबर है वो हमेशा नोड से एक क्या होता है, कम होता है। एक रिलेशन मिल गया कि नंबर ऑफ नोड्स और नंबर ऑफ एंटी नोड में क्या रिलेशन होगा। तो जब नंबर ऑफ एंटी नोड लिखेंगे किसी स्ट्रिंग के लिए तो वहां पे नोडों के नंबर से हमेशा एक कम होता है। अगर किसी बेटा स्ट्रिंग की बात करोगे वहां पे पूछा जाता है कितने नोड और एंटी नोड होंगे, तो हमेशा एंटी नोडों के नंबर जो होते हैं नोडों के नंबर से एक क्या होगा, कम होगा। ठीक, और जब हम लोग इसी को आर्गन पाइप में पढ़ेंगे तो जब ओपन आर्गन पाइप में आप पढ़ोगे तो वहां पे क्या होगा, दोनों एंड पे जो होता है वो एंटी नोड बनता है, बीच में नोड बनता है, तो वहां नोडों के नंबर एंटी नोडों से कम होते हैं। और जब क्लोज आर्गन पाइप में पढ़ते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक नोड तो एक एंटी नोड, जितने नोड उतने एंटी नोड बनते हैं। तो वो चीज अभी आगे डिस्कस किया जाएगा। फिलहाल अभी यहाँ देख लो, यहाँ देखो एंटी नोडों के नंबर नोड से एक कम, यहाँ 2 नोड तो एक एंटी नोड, यहाँ पे 3 नोड तो 2 एंटी नोड, अगले में वाले 5 बनाएंगे तो 5 नोड बनेंगे तो क्या 4 एंटी नोड बनेंगे। तो ये केसेस आपके होते हैं। यहाँ से इसके बेस पे हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट कर लेते हैं कैसे नोड और एंटी नोड्स आपके होते हैं। तो पॉइंट्स क्या लिखा था जरा बताओ, बिटवीन देम, वही नीचे लिख लीजिए कलर पेन से, नंबर ऑफ एंटी नोड्स इक्वल टू नंबर ऑफ नोड्स माइनस 1। एक फॉर्मुलेट कर लीजिए, नंबर ऑफ, कलर पेन से लिख लीजिए नंबर ऑफ नोड्स, ये लेकिन स्ट्रिंग के लिए हमेशा नहीं, ये किसी स्ट्रिंग के लिए आपका है। नंबर ऑफ नोड्स जो होते हैं एंटी नोड जो होंगे नोडों से एक कम होंगे। ठीक, तो लिखो नंबर ऑफ एंटी नोड्स की, नोड्स लिखा, क्या लिखा, नोड्स की एंटी नोड, आधे ने नोड लिखा आधे ने एंटी नोड लिखा। अब दोनों, अब देख लीजिए, जिन्होंने नंबर ऑफ नोड्स लिखा होगा वो लिखेंगे नंबर ऑफ एंटी नोड +1, और जिन्होंने नंबर ऑफ एंटी नोड लिखा होगा वो लिखेंगे नंबर ऑफ नोड्स -1। अब जो आप लिखे हैं यार, जैसे लिखा नंबर ऑफ, अगर एंटी नोड्स, नंबर ऑफ क्या एंटी नोड्स अगर आपने लिखा तो इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ नोड्स माइनस क्या 1, और नंबर ऑफ इधर एंड नोड्स लिखा होगा तो एंटी नोड +1 हो जाएगा। ठीक है, जैसा भी है, नंबर ऑफ क्या लिखे नोड्स, नंबर ऑफ बोल दे अलग अलग, नंबर ऑफ नोड्स वाले लिखेंगे इक्वल टू नंबर ऑफ एंटी नोड +1, और नंबर ऑफ हो गया नंबर ऑफ एंटी नोड +1, और नंबर ऑफ एंटी नोड वाले लिखेंगे क्या, नंबर ऑफ नोड -1। अब जो आप लिखे हो आपकी मर्जी है, समझ गए बेटा। और जो वेलोसिटी आपकी वेव की होगी तो नीचे लिखिएगा, द वेलोसिटी ऑफ वेव, द वेलोसिटी ऑफ वेव इन स्ट्रिंग इज गिवन बाई, वेलोसिटी ऑफ वेव इन स्ट्रिंग इज गिवन बाई, फॉर्मूला पहले हम लोगों ने पढ़ा था v = √t/m, ये है बेटा v = √t/m, और यही लिख लीजिएगा सिंस v = n लैम्डा, सिंस v = कितना n लैम्डा, सो n = होगा 1/λ √t/m, यहाँ से नोट कर लो बेटा। ठीक, n जो होगी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, लैम्डा हमारा वेवलेंथ हो गया। अब सुनना जरा, हो गया।
अगर आपको जैसे सेगमेंट है, ऐसे समझ लो यहाँ से वहां तक एक धागे को बेटा बांध दिया जाए, एक स्ट्रिंग को बांध दिया जाए। अब वहां से अगर हम लोग क्या करेंगे, प्लग्ड करेंगे, खींच के छोड़ा जाए, ऐसे हिट करके ऐसे खींच के, मान लो ये धागा होता, हम खींच कैसे छोड़ते, तो ये वाइब्रेट करता। तो कंडीशन क्या होता है कि अगर आपको ऐसे ऐसे कितने n लूप्स में आपको क्या करना, वाइब्रेट कराना है, तो उसके अकॉर्डिंग जो प्लगिंग पॉइंट आपकी होंगी, कहाँ पे एक एंड से आप प्लग्ड करोगे, उसके बेस हम डिसाइड करते हैं। तो एरो लगा के पॉइंट लिखिएगा, फॉर ऑब्टेनिंग पी लूप्स, कितने लूप, पी लूप्स, लूप मतलब जितना आपका बनना है हाफ हाफ, फॉर ऑब्टेनिंग पी लूप्स, या उसे कह लो पी सेगमेंट, अगर लूप में कंफ्यूजन हो, पी लूप्स ब्रैकेट में कह लो सेगमेंट, इन स्ट्रिंग it has to be plugged at a distance, it has to be plugged at a distance L upon 2p, अभी समझा देने बेटा, L upon 2p from one fixed end, from one fixed end, एक किनारे से L upon 2p डिस्टेंस पे आपको प्लग करना, मतलब खींच के छोड़ना पड़ेगा। ठीक, कोई धागा है बेटा, नहीं यहाँ पे धागा कुछ नहीं, ऐसा है जी धागे वाला या रबर, वो प्लास्टिक बैंड रबर वाला रखे हो कोई लोग, है जी, देवी देवता सब सन्नाटा हाल है, रखी है क्या, लाओ देखते हैं, दिखाओ, पता है, जल्दी कर बेटा, नहीं मिला, ये ले आओ, ये ले आओ, धागा तो है यार, खींच लो, तोड़ लो, हाथ बचा के, अरे अब आओ, पकड़ना पड़ेगा ना, हम ही कैसे खींचेंगे, हमें पकड़ेंगे कैसे, जैसे ये है, मान लीजिए ये धागा है बेटा ना, आ जाओ आ जाओ, अरे डंडा थोड़ी पड़ेगा यार, हाँ, इसको ऐसा मत खींचना कि मेरे हाथ से निकल जाए, यहाँ आ जाओ, जैसे ये पकड़ा है बेटा ना, ये मान लो हमारा एयर लेंथ है, अगर इसको हमें एक सिंगल वाइब्रेशन में एक लूप खाली बनाना है, जैसे पहला वाला एक लूप बनाना है, इसके बीच में एकदम सेंटर पे पकड़ के खींचिए, छोड़ दो, अरे ऊपर नीचे खींचा होता तो फिर सही था यार, चलो फिर यार ये नीचे खींचो, नीचे की तरफ, छोड़ो, एक वाइब्रेशन डेवलप होगा। अगर इसी में से हमें जैसे दो करना है, तो हमें अब बीच में से खींचेंगे, एक प्लग करेंगे, तो एक केवल आपका सेगमेंट बनेगा, इसको हमारा क्या L/2p, दो करना है तो 2 × 2 4, यानी L/4, यहाँ कहीं आपको बीच में 1/4 पे आपको प्लग करना पड़ेगा, 3 करना है 1/3 पे क्या करना पड़ेगा, प्लग करना पड़ेगा, यानी कि जो प्लगिंग पॉइंट है, प्लगिंग पॉइंट मतलब जिससे पकड़ के जिस पॉइंट पे खींच रहे हो आप, वो पॉइंट हमें चेंज करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे डिस्टेंसेस हमारी बढ़ती जाएंगी, ठीक है, कहाँ से एक इंच से डिस्टेंस घटता जाएगा, वैसे वैसे हमारा प्लगिंग पॉइंट यानी जो नंबर ऑफ सेगमेंट्स बनेंगे वो आपके बढ़ते जाते हैं, नंबर ऑफ सेगमेंट जो बनेंगे वो क्या करेंगे, बढ़ते जाएंगे, तो उसको इसी से निकालते हैं। तो पॉइंट क्या लिखा बेटा, L/2 पॉइंट फ्रॉम वन फिक्स्ड एंड, एक फिक्स्ड एंड से, जैसे इसको अगर हमें सिंगल बनाना था तो हम बीच में खींचा तब ये बना, यहाँ पे दो बनाना तो एक एंड से L/2, यानी टोटल लेंथ L है तो L/4 पे हमने खींचा, तो ये दो सेगमेंट में वाइब्रेट किया। ठीक, तो कितने सेगमेंट बनेंगे तो वो डिपेंड करता है कहाँ से आपने उसको क्या किया है, प्लग किया है, यानी खींचा कहाँ से या कहाँ पे हिट किया है। ठीक, तो उसी के बेस पे दिखा देते। तो क्या लिखा है पता, फ्रॉम वन फिक्स्ड एंड, हो गया। अब पहला सब हेडिंग करिएगा, फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, उसी को फर्स्ट हार्मोनिक भी बोलते हैं, फंडामेंटल मोड को फर्स्ट हार्मोनिक भी बोला जाता है बेटा, फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। अब ये स्ट्रिंग था, हमने बेटा इस स्ट्रिंग को लिया और इस बीच पे पॉइंट पे आपने प्लग करके छोड़ा, तो ये इस तरह से वाइब्रेट हो रहा है। ये डायग्राम आप बना लो, तब हम पे लिखाएं। इसका सेगमेंटेशन बेटा अलग था यार, हो गया।
टाइम बता देना बेटा। तो पहला है फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, तो लिखिएगा। चलिए, तो फंडामेंटल मोड ऑफ पूछा जाता है नंबर ऑफ लूप्स फंडामेंटल में कितने, एक ही तो बना हुआ है ना, तो लिखिए नंबर ऑफ लूप्स, पॉइंट लिखना, नंबर ऑफ लूप्स, इससे पहला पॉइंट कर लीजिएगा, नंबर ऑफ लूप्स, ये फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन है बेटा, फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो नंबर ऑफ लूप्स जो लेंगे, पी की वैल्यू 1 लेंगे। अगर पी की वैल्यू हमें एक लूप बनाना है तो उस कंडीशन में प्लकिंग पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा कितना होगा, है कहाँ से आप प्लग करेंगे, L पे, L/2 पे, L/4 पे, L/2 पे, तो लिखिएगा सेकेंड उसी में प्लग्ड या प्लकिंग ऐड कर लो, सेकेंड करने से प्लकिंग ऐड कितने पे, L/2 पे। मान तो यहाँ से हम वेव यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, इधर x बराबर 0 ले लो, इधर x इक्वल टू कितना है, L है, तो जो प्लकिंग पॉइंट होगा ये सेंड से आपका L/2 डिस्टेंस पे आप प्लग करेंगे, ठीक। तो प्लकिंग पॉइंट L/2 किसी भी फिक्स्ड एंड से आप ले सकते हो, दाहिने से बाएं से कहीं से भी ले लीजिए, ठीक। अब डायग्राम में दिख रहा है L की वैल्यू कितना है, λ1/2 के बराबर है, तो λ1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैं देखो यहाँ पे लिख रहा है लैम्डा की वैल्यू जो है, यानी कि L की वैल्यू λ1/2 है, L बराबर है, सॉरी L इक्वल टू है λ1 कितना 2, तो λ1 की वैल्यू हो जाएगी 2L के बराबर। सो फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन की जो वैल्यू होगी, हम लोग N1 इसी को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहेंगे, या फ्रीक्वेंसी आप क्या, कौन सा, किसका है ये, फर्स्ट आपका जो वाइब्रेशन डेवलप हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी, फर्स्ट हार्मोनिक उसे कह लेंगे। तो इसकी जब फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो आप पूरा लिखना फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, आप ऐसे लिख लो, कहाँ तक नोट किया है, यहाँ तक, ये नोट कर ली, यहाँ तक नोट कर ली, तब इसके बाद हम बोल दे रहे हैं, क्योंकि लंबा लिखना पड़ेगा हमको, हम बोल दे रहे बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल टोन हम कर लेते हैं, यहाँ तक लिखने के बाद लिखिएगा नीचे। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल टोन आर फर्स्ट हार्मोनिक, फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल टोन, अब जगह हमारे कम पड़ेंगे, लिख देते, अच्छा फंडामेंटल टोन, इसी को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, आर फर्स्ट हार्मोनिक कहते बेटा, फर्स्ट हार्मोनिक, फंडामेंटल टोन और फर्स्ट हार्मोनिक। तो N1 की जो वैल्यू होगी, N1 की वैल्यू कितना, आपने फार्मूला पढ़ा था कितना, 1/λ√T/m, अब लैम्डा की वैल्यू आई 2L, तो यहाँ पे आएगा N1 की वैल्यू 1/2L√T/ कितना, m के बराबर हो जाएगा बेटा। तो N1 की वैल्यू हो गई 1/2L√T/m, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो आपकी होगी उसकी वैल्यू इतना हम लोग ले देते हैं 1/2L√T/m, या उसी को 1/λ1√T/1 लिख सकते हैं, लिख लीजिए वो भी। ये इक्वल टू है 1/λ1√T/m, तो लैम्डा के टर्म में लेंगे तो आप ये ले लीजिएगा, ठीक। दूसरा लिखो, सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन,
सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। अब जब सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन कहेंगे बेटा, सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, डायग्राम हमारा दूसरा वाला बनेगा, आप इस डायग्राम को बनाएंगे, ठीक। तो सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, यहाँ पे x इक्वल टू इस एंड से ले रहे हैं तो x इक्वल टू 0, यहाँ पे x की वैल्यू l के बराबर होगी। जब सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा तो प्लकिंग पॉइंट की डिस्टेंस कितनी मिलेगी बेटा, यानी पहले नंबर ऑफ लूप्स कितना बनेगा, 2। अगर नंबर ऑफ लूप्स की बात करेंगे तो प्लकिंग पॉइंट जो होगा वो होगा 1/l/2p, 2p लेते थे ना, तो यहाँ पे नंबर ऑफ लूप्स लिख लीजिए पहले, जैसे नंबर ऑफ लूप्स p की वैल्यू बेटा 2 हो गया, तो आगे होगा प्लकिंग पॉइंट या प्लकिंग एट कितने पे बेटा, जो प्लकिंग पॉइंट होगा l/2p होता है ना, तो 2 × 2 यानी 2p है, ये आएगा l/2 × 2 दैट इज l/4। तो प्लकिंग पॉइंट जो हमें मिलेगा वो l/4 डिस्टेंस में मिलेगा, कितने पे, l/4 डिस्टेंस। यहाँ तो नोट कर लो तब आगे बोले। डायग्राम से हमने समझाया था l की वैल्यू किसके बराबर है, डायग्राम बना लेना, ये जो l की वैल्यू है तो आपके पास λ2 के बराबर है, किसके बराबर है, l इक्वल टू λ2, यही लिख देते में, कलर चेंज कर लेते हैं, यही आप इतने में काम चला लीजिए, फिर अगला ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, लेमडा थर्ड होगा, लेमडा की वैल्यू जो होगी, l की वैल्यू l इक्वल टू λ2, ठीक। तो λ2 है तो यहाँ कुछ और चेंज करना ही नहीं, सो फ्रीक्वेंसी आप किसका, ये फंडामेंटल था, इसे कहते हैं बेटा हम लोग क्या, कौन सा हार्मोनिक, इसे क्या बोलोगे, सेकेंड हार्मोनिक, या दूसरा नाम फर्स्ट ओवरटोन। तो लिखिएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ, लिख लीजिए, आपका जगह हमारे पास कम है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड हार्मोनिक, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड हार्मोनिक आर फर्स्ट ओवरटोन, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड हार्मोनिक आर फर्स्ट ओवरटोन, फ्रीक्वेंसी ऑफ, लिखें, चलो लिख देते हैं, सेकेंड हार्मोनिक, इसे फर्स्ट हार्मोनिक कहा था बेटा, ये फर्स्ट हार्मोनिक था, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड हार्मोनिक आर फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी जो होगी, अब हम लोग कहेंगे n2 इक्वल टू 1/λ2 √t/ कितना, m है, और λ2 की वैल्यू l के बराबर हो गया, अच्छा l के बराबर ही है, तो उस केस में यही हो जाएगा 1/l √t/ कितना, l के टर्म में लिखेंगे तो n2 की वैल्यू आएगा 1/l √t/m, लेमडा के टर्म में लिखेंगे 1/λ2 √t/m होता है। ये फर्स्ट क्या ओवरटोन या सेकेंड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी होती है। नेक्स्ट, देखिए बन गया बेटा, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। अब जब थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात करेंगे बेटा तो नंबर ऑफ लूप जो बनेंगे, तीसरा है
थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन की जब बात करेंगे अब, तो उस केस में जो नंबर ऑफ लूप्स बनते हैं, क्या बनेंगे, नंबर ऑफ लूप्स बनेंगे, वो कितने बनेंगे, 3। तो लूप आप बनाओगे ये टोटल दूरी L है बेटा। अब देखो इनकी ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की L है। अभी L की वैल्यू कितनी होगी कोई बताएगा, लेमडा के टर्म में, लेमडा के टर्म में L की वैल्यू कितनी होगी, L की वैल्यू इन टर्म ऑफ लेमडा कितना होगा, लेमडा के टर्म में L की वैल्यू अगर लिखोगे तो क्या आएगा, अरे भाई लेमडा बाई 2, लेमडा बाई 2, लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2, और चूंकि थर्ड वाइब्रेशन तो लिखेंगे 3 लेमडा 2, लेमडा 3 अपान क्या 2 के बराबर हो जाएगा। अरे यहाँ से यहाँ तक पूरा लेमडा है, ये लेमडा बाई 2 है, तो 1.5 लेमडा हुआ, 1.5 को हम 3 बाई 2 के टर्म में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 3 लेमडा 3 बाई कितना 2। पहले मॉडल वाले के लिए हम लोगों ने लेमडा 1 लिखा, दूसरे के लिए 2 लिखा, इसे लेमडा 3 लिख लिया। तो L की वैल्यू 3 लेमडा 3 बाई 2 के बराबर हो गया। अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, जब दिखाएंगे बेटा तो नंबर ऑफ लूप्स कितना बनेगा, लिखिएगा नंबर ऑफ लूप्स P इक्वल टू 3। थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन जल्दी लिखो बेटा, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में नंबर ऑफ लूप्स P इक्वल टू 3, प्लकिंग एट कितने डिस्टेंस पे, नंबर ऑफ लूप्स पहला लिखा, नंबर ऑफ लूप्स P की वैल्यू 3, प्लकिंग एट कितने डिस्टेंस पे, L अपान 2P होता है ना, तो L अपान 2 इंटू 3 दैट इज L बाई 6 पे। कितने दूरी पे प्लग करेंगे आप, L बाई 6 डिस्टेंस पे आप यहाँ पे प्लग करोगे अगर थर्ड मोड आपको बनाना है तो, ठीक। तो L बाई कितना हो गया, 6 हो गया। दूसरा, अब यहाँ पे L की वैल्यू देखो हमने डायग्राम में लिखा दिया 3 लेमडा 3 बाई 2 है, तो लेमडा 3 की वैल्यू कितना हो जाएगा, हाँ जैसे यहाँ से लिखा आपने L इक्वल टू 3 लेमडा 3 बाई 2। तीसरा पॉइंट हो गया L की वैल्यू है 3 लेमडा 3 बाई 2, तो लेमडा 3 की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2L अपान 3 के बराबर हो जाएगा, 2L बाई क्या होगा 3 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से निकाल लेंगे। अब थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए या सेकंड ओवरटोन के लिए जो फ्रीक्वेंसी होगा, तो नीचे यहाँ पे नोट करने वाला लिखिएगा, जल्दी करो बेटा, हो गया। लिखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड हार्मोनिक आर सेकेंड ओवरटोन, फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड हार्मोनिक ओवर आर सेकेंड ओवरटोन, थर्ड हार्मोनिक आर सेकेंड ओवरटोन। देखिए N3 इक्वल टू कितना होगा बेटा, N3 की वैल्यू 1 अपान क्या लिखते थे, लेमडा, लेमडा 3 रूट टी बाई कितना M, तो लेमडा 3 की वैल्यू कितना आ गया 1 अपान 2L अपान 2L बाई 3 इंटू रूट टी बाई M। ये 3 बेटा ऊपर चला जाएगा, तो N3 की वैल्यू आ गया 3 अपान 2L रूट टी बाई M के बराबर हो गया। 3 बाई 2L रूट टी बाई क्या हो गया M के बराबर हो गया N3 की वैल्यू। अब देखो फर्स्ट अगर जो हमारा क्या था हार्मोनिक था, उसकी फ्रीक्वेंसी आई थी 1 अपान 2L रूट टी बाई M। सेकेंड वाले की फ्रीक्वेंसी आई 1 बाई L, या उसी को 2 बाई 2L कह लो, ठीक, रूट टी बाई M उसकी, ठीक। और थर्ड वाले का है 3 अपान 2L रूट टी बाई M। तो अगर N1 N2
सो ऐसे लिख लीजिए नीचे कलर पेन से। सो n1 is to n2 is to n3 equal to 1 is to 2 is to 3 एंड डॉट डॉट डॉट। मतलब फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी, सेकंड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी और थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसीज का जो रेशियो होगा बेटा 1:2:3। बस सर हो गया टाइम क्या? ठीक, तो 1:2:3 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं, अब इतना कर लीजिए, फिर सर आ गए हैं बाद में करते हैं और। ठीक है, तो ये केस आपके होते